देखिए, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट, वो था कि कैसे हम किसी ग्रह की एनर्जी को किसी पर्टिकुलर हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सिक्स सा तक। मैं रिकैप। ठीक बताएं मैडम। सिक्स हाउस तक करा था हमने। हाँ जी, मैं बताऊँ कि कैसे हम किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को किसी पर्टिकुलर हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं। वो चीज हमने पढ़ने की कोशिश की थी। बहुत एक ज्यादा। से लेकर 6 घरों तक हमने पढ़ा इसके बारे में। मैं हल्का सा कुछ रिकैप दे देता हूँ ताकि जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी वो भी वहीं से कनेक्ट हो पाए। मैंने बताया था कि इन केस अगर मैं किसी भी ग्रह की एनर्जी को फर्स्ट हाउस के अंदर ट्रांस शिफ्ट करना चाहूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एनर्जी उसकी वहां से मिले, तो उस चीज की वस्तु को मैं गले के अंदर धारण कर लेता हूँ। जैसे अगर मुझे चंद्र की एनर्जी फर्स्ट हाउस से चाहिए किसी पर्टिकुलर वर्ष के अंदर या उसके अंदर, तो मैं गले के अंदर एक मोती या सफेद धागा डाल लूंगा, तो चंद्र की एनर्जी जो होगी फर्स्ट हाउस से बोलनी शुरू कर देगी। ऐसे ही अगर मुझे बृहस्पति की एनर्जी चाहिए होगी तो मैं गले में पीला धागा या सोने की चैन डाल लूंगा, तो बृहस्पति की एनर्जी जो होगी वो फर्स्ट हाउस से बोलनी शुरू करेगी। कुछ समय के बाद उसकी एनर्जी मुझे उस हाउस से, नहीं मान के लिए 8 हाउस में बैठा है, 9th में बैठा है, 10th में बैठा है, कहीं और किसी हाउस में बैठा है, तो उसकी एनर्जी वहां से ना मिलकर उसकी एनर्जी को शिफ्ट करके हम फर्स्ट हाउस में ले आते हैं। इसी प्रकार मैंने बताया था सेकंड हाउस में एक्टिव करने के लिए उसके दो तरीके हैं। या तो उस प्लेनेट की वस्तु को हम मंदिर में भेज दें, मंदिर में दें, या फिर हमारी ये भुवों के बीच ये जो तिलक लगाने का स्थान है ये वाला, यहाँ पर उसका उससे लेकर हम तिलक लगाना शुरू कर दें, तब उसकी एनर्जी सेकेंड हाउस से बोलनी शुरू कर देती है। थर्ड हाउस को एक्टिव करने के लिए मैंने कलाई का लिए बोला था कि कलाई के अंदर उस चीज से रिलेटेड धागा या उस चीज से रिलेटेड मेटल को हम कलाई में शिफ्ट कर ले। इस वजह से आपने देखा होगा कई जन हाथ पे कड़ा डालते हैं, जैसे कि मैंने हाथ में डाला हुआ है, तो उसका भी एक रीजन है। मैंने शनि को थर्ड हाउस के अंदर एक्टिव करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे प्लानट के अकॉर्डिंग जो सन की जो सेकंड की एनर्जी थी थर्ड हाउस में चाहिए थी। मैंने एक कड़ा जो था लोहे का, मैंने थर्ड हाउस के अंदर यानी कलाई के अंदर डाला, तो मेरा जो शनि ग्रह देगा वो थोड़ा उसको ग्रह देना शुरू करेगा। इसी प्रकार फोर्थ हाउस से रिलेटेड, फोर्थ हाउस बोला गया है बहते जल को। केस अगर मुझे किसी भी ग्रह की एनर्जी को फोर्थ हाउस में शिफ्ट करना हो, तो उसको मैं बहते पानी के अंदर, पानी की कंडीशन है कि पानी साफ होना चाहिए और बहता हुआ होना चाहिए। ठीक है, बहते जल के अंदर, नहीं तो समुद्र के अंदर, जहाँ बहता आपको जल अवेलेबल नहीं है वो समुद्र के अंदर कर सकते हैं। तो जिनको ऐसा बिल्कुल भी एक्सेस ही नहीं है कि घर से दूर कोई बहता जल नहीं मिलता, समुंदर भी नहीं है, तो वो चौरस्ते पर, चार रास्ते जहाँ मिलते हैं इसको चौक बोलते हैं, उनके बीच में भी वो सामान रखकर आ सकते हैं, तो वो भी चौथे घर से रिलेटेड एनर्जी जो होगी रिलेटेड मानी जाएगी। पांचवें घर के अंदर अगर मुझे किसी ग्रह की एनर्जी को शिफ्ट करना हो, तो किसी भी सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों में वो चीज वितरित कर दी जाए, तो वो चीज जो होती है पांचवें घर से बोलनी शुरू करती है। अगर मुझे अपनी सूर्य की एनर्जी को फिफ्थ हाउस में ले आना है, तो सूर्य की अश्या, अश्या मतलब वस्तु, उससे रिलेटेड चीज, अश्या जो है वो गुड़ है, तो मैं अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को गुड़ बांटना शुरू करूंगा तो सूर्य की एनर्जी जो होगी वो फिफ्थ हाउस से बोलना शुरू करेगी, मुझे उसके इफेक्ट जो मिलेंगे फिफ्थ हाउस के मिलेंगे। यहाँ पर वो वस्तु पार इन केस में मान लो मुझे चंद्र जो है वो फिफ्थ हाउस की एनर्जी मुझे चंद्र की चाहिए, तो मैं वहां पर उससे जुड़ा हुआ खोया, पनीर, या फिर कुछ भी उसमें वहां पर वितरित करा सकता हूँ ताकि उसकी एनर्जी जो होगी वो फिफ्थ हाउस से आनी शुरू होगी। सिक्स हाउस, सिक्स हाउस जो है वो हमारे पाताल का है। जब भी मुझे किसी भी ग्रह की एनर्जी को सिक्स हाउस में शिफ्ट करना हो, तो उस चीज को पाताल के अंदर, यानी इसको बोलते हैं गहरा कुआं मिल जाए उसके अंदर दबाया जाता है या फेंक दिया जाता है, या फिर जमीन के अंदर गड्ढा करके तब तक गड्ढा किया जाता है जब तक पानी ना मिल जाए, या फिर कोई छप्पर, छप्पर बोलते हैं जहां पर खड़ा पानी होता है जी, छप्पर में, कुएं में, या फिर जमीन खोद कर जहां पर पानी निकल जाए इतनी गहराई तक। अब इतना गहरा खोदना किसी में तो हो सकता है 32 फुट तक पानी नहीं है, कहीं पर 30 फुट तक पानी नहीं है, तो हम कहाँ खोदेंगे? तो हम नदी किनारे जाते हैं, नदी के किनारे जो होता है, जहां नदी बह रही है उसके ठीक 1 फुट पहले
हम हाथ से खोदना शुरू करेंगे, एक हाथ की मिट्टी भी हटाएंगे तो वहां पर पानी आना शुरू हो जाता है। यानी हमें पाताल वहीं पर मिल गया। तो उस चीज की जो हमें जिस पे ग्रह की एनर्जी को वहां शिफ्ट करना है, उसको वहां पर डालकर उसको दबा देते हैं, तो हम वो जो प्लेनेट है वो हमें 6 हाउस का रिजल्ट देना शुरू करता है। यहाँ तक तो था, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा ही था। बाकी 7 से लेके 12 तक कैसे एनर्जी हम शिफ्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर मुझे किसी भी ग्रह की एनर्जी को 7th हाउस में शिफ्ट करना है, 7th जो हाउस है उसको हमने गृहस्थ की चक्की भी बोला है। इसके 2 पार्ट होते हैं, बुध और शुक्र। एक फिक्स रहता है और दूसरा घूमता चला जाता है। तो अगर मुझे किसी भी एनर्जी को 7th हाउस में शिफ्ट करना है, तो मुझे खेती वाली जमीन चाहिए, या फिर पार्क में ऐसी जमीन जहां पर घास लगी हुई। घास वाली जमीन के नीचे उसको दबाऊंगा, तो वो उस जो वस्तु होगी वो 7th हाउस के अंदर शिफ्ट हो जाती है। जो ग्रह होता है वो 7th हाउस के अंदर शिफ्ट हो जाता है। सर इसमें जो क्वांटिटी है वो राशि के अकॉर्डिंग होगी? जी। क्वांटिटी जब हम उपाय इसके बारे में बताएंगे उसको तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसे जनरली होता है, जिस घर में शिफ्ट कर रहे हैं उतने से 700 ग्राम हो जाएगी इसके अंदर, 7th हाउस में कर रहे हैं, या सर 60 इसमें भी टुकड़े हो दबाना जाते है। हैं। सर इसमें भी जी इसमें, दबाना है। जी है। हाँ, दबाया था। 7 में दबाना है, दबाना। 8th हाउस है, वो है हमारा वीराना। वीराना या शमशान। जिस ग्रह की भी एनर्जी को हमें 8th हाउस में शिफ्ट करना हो, उस ग्रह से रिलेटेड वस्तुओं को हम 8th हाउस के यानी वीराने के अंदर या फिर शमशान के अंदर गड्ढा खोद के उसको हम दबा देते हैं। तो वो चीज 1 साल के लिए नष्ट हो जाती है। उसका हमें इफेक्ट जो 1 साल के लिए मिलने, पूरे असर मिलने जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। केतु 8th हाउस के अंदर मंदा बोला गया है। अगर केतु की एनर्जी को मैं किसी कारणवश 2nd हाउस में नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि दृष्टि वहां तक जाती है, और चाहे उसका दुश्मन बैठा हुआ, मैं उसकी एनर्जी को वहां भी नहीं भेज पा रहा हूँ, तो बहुत मजबूरी में हम क्या फैसला करते हैं कि केतु को इस साल के लिए नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर साल में नष्ट करने के लिए केतु की अश्या जो मैं बताई गई, काले सफेद तेल या काला सफेद कंबल। ठीक है, तो उस काले सफेद कंबल को हम शमशान के अंदर जाकर कोई गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर दबा देते हैं। शमशान हर जगह अवेलेबल नहीं होता, या हर किसी का शमशान तक एक्सेस जो होता है इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो आप किसी भी पहाड़ी जगह पर, या फिर जहाँ कीकर का पेड़ अवेलेबल मिल जाए आपको। कीकर का जो पेड़ होता है वो अपने आप में गिराने का पहचान है। तो उस कीकर के पेड़ के नीचे भी आप गड्ढा खोद के उस चीज को दबा सकते हैं। अब ये तो हो गया जी 8th हाउस। 9th हाउस। 9th हाउस को लाल किताब में नाभि या मरकज का नाम दिया गया है। मरकज यानी सेंटर, सेंटर, घर का सेंटर। अगर मुझे किसी भी चीज को 9th हाउस में शिफ्ट करना है, तो उससे रिलेटेड वस्तु या तो घर के सेंटर में रखी जाती है, या अपने गुरु या दादा को दी जाती है, या फिर अपने नाभि में उससे रिलेटेड तेल लगाया था। अगर मुझे शनि को 9th हाउस में शिफ्ट करना पड़े, तो मैं सरसों का तेल अपनी नाभि के अंदर लगाऊंगा कुछ दिन के लिए। तो वो जो मेरी शनि की एनर्जी होगी 9th हाउस से खुलना शुरू करेगी। ऐसे ही आपने एक उपाय सुना होगा, नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाएं। नाभि जुबान माथा, ये माथा 2nd हाउस, नाभि 9th हाउस। ठीक है जी। तो की एनर्जी को जो बृहस्पति होता है इन सभी घरों के अंदर अपने घर का होता है, पक्के घर का होता है। तो उसको शिफ्ट करने के लिए हम नाभि जुबान माथे के लिए हम केसर का तिलक बोल देते हैं। हर कंडीशन में हर उपाय फायदेमंद भी हो सकता है, शानदायक भी हो सकता है। इसलिए कभी भी कोई उपाय कोई किताब पढ़कर, किसी का लेक्चर सुनकर, किसी का पॉडकास्ट सुनकर करने की कोशिश ना करें। इनकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, कब किस ग्रह की एनर्जी को वहां पर शिफ्ट करना है। आप ये ना हो कि क्षणिक फायदा उठाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म का नुकसान उठा बैठे।
अब एक भी हमने थोड़ी देर पहले हमने बोला कि गले के अंदर धागा डालते हैं किसी भी चीज का, तो वो चीज जो होती है फर्स्ट हाउस के अंदर बोलना शुरू होती है। अब इसके अंदर भी भेद है। भेद क्या है? अब हमने 3 हाउस यहाँ पढ़ा दिए, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। अगर मैं किसी चीज की, कोई मान के चलो मुझे बृहस्पति शिफ्ट करना है, सोने की चैन मेरे गले में डाली, अगर वो गले से टच कर रही है या गले से एक आधा इंच ही नीचे है, तो वो फर्स्ट हाउस में एनर्जी जा रही है। अगर वो धागा या चेन लंबी होकर मेरे हार्ट तक आ गई, ठीक है, तो वो फोर्थ हाउस का रेट देने जा रही है। अगर वो धागा इतना लंबा हो गया कि मेरी नाभि तक जा रहा है, ठीक है, किसी कारणवश मैंने लंबी चैन डाली या लंबा कोई यंत्र डाल दिया, नाभि तक जा रहा है, तो उसका असर जो जाएगा नाइन्थ हाउस में जाएगा। इसलिए किस हाउस में शिफ्ट करनी है, उस चीज की लेंथ को भी हम इसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करते हैं। इसलिए जब जनेऊ डाला जाता है, जनेऊ यानी धर्म, धर्म का प्रतीक, 3 धागे होते हैं, इसलिए केतु है, केतु नाइन्थ हाउस के अंदर अ, उचका बोला गया है। इसलिए हमारे जो पुराणों के अंदर जनेऊ जो था वो नाभि तक डालने के लिए बोला गया, ताकि उसकी एनर्जी रहे, शिफ्ट रहे, जो हमारी बुद्धि है रहे, वो धर्म की तरफ अग्रसर रहे। जितने भी हमें सिस्टम या रीत रिवाज हमारे बड़ों के द्वारा सिखाए गए या बताए गए, वो सभी के सभी साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आधारित थे। लेकिन आजकल हमने या ज्ञानवश या सुनी सुनाई बातों के अंदर उनको हमने फॉलो करना बंद किया, और हम प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। टॉपिक से भटक गए थे जी थोड़ा समय के लिए, लेकिन हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नाइन्थ हाउस, कैसे हम किसी ग्रह की एनर्जी को नाइन्थ हाउस में शिफ्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है 10th हाउस। 10th हाउस में किसी भी ग्रह की एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए उस ग्रह से संबंधित वस्तु अपने पिता को दी जाती है, या पिता अवेलेबल ना हो तो किसी सरकारी जमीन की छाए जहां पर आती हो, नहीं छाए, उस छाए वाली जमीन को, क्योंकि 10वां घर जो है वो शनि का है, वहां पर छाया का होना जरूरी है। ठीक है, उस छाए वाली जगह के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर दबा दी जाती है। मान के चलो अगर मुझे मंगल जो है कहीं पर पड़ा हुआ दुख दे रहा है, और मुझे उसको 10th हाउस के अंदर शिफ्ट करना है, तो मैं कोई सरकारी भवन ढूंढूंगा जहां उसकी, जहां पे छाए रहती होगी, उस जगह को खोद कर मंगल की वस्तु, जिसको लाल किताब में सौंफ बताया गया, सौंफ के कुछ दाने मैं वहां पर उसको गाड़ दूंगा। मंगल की जो एनर्जी होगी मुझे 10th हाउस से मिलेगी, यानी मंगल उच्च के रिजल्ट मुझे वहां से मिलने शुरू हो सकते हैं। इन केस अगर हमें मंगल को वहां स्थापित करना है तो। जी, बाकी ग्रामर को चेक करने के बाद। नहीं नहीं, वो तो आएंगे। एक चीज और पूछ रही थी सर, जैसे आज की डेट में तो सरकारी जितने भी जगह हैं या उस तरह की चीजें हैं वो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन पे होती हैं। वहाँ आसान नहीं है छाया के आसपास भी कुछ करना। दो दो तो तरीके हैं, कोई तो या तो ऑप्शन होता पिता को होगा। दी जाए, या तो पिता को है? दे दी जाए, पिता को दे दी नहीं, जाए। आपने दो ऑप्शन दिए कि पिताजी, और सपोज करिए किसी के पिताजी नहीं है, उस केस में सरकारी बिल्डिंग दे दी। लेकिन सरकारी बिल्डिंग या तो मैं ये करूं कि 100 किलोमीटर दूर जाऊं जहाँ गाँव वाँव वहां तो खैर को ये पॉसिबल है, पोस्ट लेकिन वहां ऑफिस पर भी वगैरह आज। भी सारी सरकारी बिल्डिंग होगी ना, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिक के वो हाँ सब जी। चीजें भी तो सरकारी मैम लेकिन बिल्डिंग। आप वो वहां गड्ढा खोद कैसे सकते हो ये बताइए। चलो बड़ा मैं मुश्किल है आपको ये। ऑप्शन ऑप्शन एक और देता हूँ। जी जी जी। अब हर हाउस हाउस से रिलेटेड ना एक दिशा दी गई है। 10th हाउस जिससे रिलेटेड लाल किताब के अंदर वेस्ट साउथ डायरेक्शन में। दी गई है। ठीक है, जो लाल किताब में वेस्ट डायरेक्शन 10th हाउस को दी गई है, तो उस चीज से संबंधित वस्तु आप अपने घर के वेस्ट में रख देंगे, तो भी आपको 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट। तो लाल किताब है वास्तु, जिसको मकान कुंडली बोलते हैं, क्याफा यानी जिसको हम हस्तरेखा बोलते हैं, और कुंडली, 3 चीजों को मिक्स करके बनाया गया है। नहीं, रवि जी इसको रिपीट कीजिए। ये वेस्ट में क्या रखना होगा हमें? साउथ नहीं होता 10th हाउस, साउथ। नहीं मैडम, लाल किताब को मकान कुंडली लाल अलग है। किताब के अलग है मैम। हाँ, वो अलग है, इसके डिफरेंट अंदर है उनकी। उनकी डायरेक्शन ही सबकी अलग है। हाँ जी। हाँ, वेस्ट में सर उसके रिलेटेड वस्तु वेस्ट में रखी जाए, तो उसको 10th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट बनेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर। तो मतलब सौ को हम वेस्ट में रख सकते हैं तो उसका हो हाँ, सौंफ की एक जाएगा। लाल लाल कपड़े में सौंफ की पोटली बनाकर ना, 100 ग्राम करीब सौंफ लेकर उसको वेस्ट में रखा जाए, तो गुड जो गुड गुड। मंगल की ये एनर्जी ये जो आनी सबसे होगी।
ये कुंवर जी की समस्या हल हो गई। मैं सर एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबके काम आएगा। सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पे ये देखा जाता है कि कंबस्टेड होते हैं, मतलब अस्त हो जाते हैं प्लैनेट, और जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट होते हैं वही अस्त होते हैं, जिससे कि आपकी जिंदगी में, जिससे आपका सब कुछ चलना होता है। और जब वो अस्त हो जाते हैं तो उस केस में बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि वैदिक में कोई उपाय नहीं है अस्त के लिए। लेकिन वो वैदिक में ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, या जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, समझाने की, या उसको इम्प्लीमेंट करने की। वो इतनी एक्टिवेट हो जाती हैं कि आप संभाल नहीं सकते, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। और कई केसेस में मैंने देखा है, जो मतलब मैंने किसी को उपाय नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो जेल चले गए और कुछ लोग जेल से बाहर आ गए। सो मतलब ये बड़ा गड़बड़ है। कंबस्ट प्लैनेट ने ही इतना ज्यादा उनको अच्छा किया हुआ है, और कंबस्ट प्लैनेट ने ही उनको बर्बाद किया हुआ है। देखिए, तो पूरी कुंडली ना चलाने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह चलाता है। बस वो चाबी मिलने की देर है। आप डिफरेंट डिफरेंट उपाय करते चले जाएं, कब तक करना है, जब तक वो चाबी तक आप पहुंचते हैं। एक ताला है और चाबी का गुच्छा है हमारे पास, 9 चाबियों का। एक लगाया, लगा कर देखा, किसी को पहली बारी में मिल जाता है तो किसी को दूसरी बारी में मिलता है। सिर्फ हाँ, देर बिल्कुल तभी ठीक तक बात है की सर। है जब तक कि वो चाबी नहीं मिल जाती, इतनी देर का काम। ट्रू सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक और चीज आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने ये बहुत सारे टाइम पे देखता है कि हर एक व्यक्ति को लाल किताब की रेमेडी सूट नहीं करती है। ऐसा क्यों सर? या तो बताने वाला सही नहीं बता रहा होता है, या उसके ग्रह ही इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि उसको कर वो हो ही नहीं पाता है। दो ऐसा क्यों? तरह का ना, दो तरह का इसमें हमें फल दिया गया। लाल किताब में बोला गया इसको ग्रह फल और राशि फल। ग्रह फल ठीक यानी प्रारब्ध, जिसको आपने झेलना ही झेलना है। आप 100 अपने आगे पर्दे लगा लो, जब थोड़ा पड़ना है तो 100 पर्दे छोड़कर आपके पीठ पे निशान छोड़ देगा। ठीक है। बिल्कुल और एक बिल्कुल। है राशिफल, जिसके अंदर बोला गया है कि आप वहम का, यानी जो थोड़ा सा डाउट है उसका फायदा उठाकर आप रेखा में मेखा मार सकते हो। ठीक। तो अगर वो प्रारब्ध है का है फल, तो आपको झेलना ही पड़ेगा, जितने मर्जी उपाय कर ले, कुछ भी कर लेगा। ठीक है। और अगर राशिफल का है, जहाँ पर थोड़े से मुझे जो शक की वो मिलने की उम्मीद है, तो वहां पर उसका फायदा। ठीक सर। चलिए आगे बढ़े। जी जी सर। 11th हाउस। 11th हाउस। 11th हाउस ना सबसे ज्यादा ट्रिकी है जी। 11th हाउस को ना अदालत का दर्जा दिया गया है, अरे वाह। जहाँ पर शनि और गुरु जो होते हैं एक साथ बैठे होते हैं। अब एक कुंडली के अंदर या तो शनि अच्छा हो सकता है या गुरु अच्छा हो सकता है। या तो आप कर्म के आधार पर चलने वाले हो सकते हैं, या फिर आप भाग्य के आधार पर मान के चलने से वाले हो सकते हैं। आप तो मैं इसके अंदर बैलेंस बना जाऊंगा तो बैलेंस नहीं बना। जिसकी कुंडली के अंदर भी गुरु और शनि एक साथ हो, तो उनको लाल किताब कहती है कि मैडम सुमन शर्मा जी, आपके यहाँ से थोड़ा सा शायद ओके मैम। ओके सर। कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जो दोनों के अंदर बैलेंस बनाना जानता हो, गुरु और शनि के अंदर, भाग्य और कर्म के अंदर। या तो वो भाग्यवादी हो जाता है वो, या फिर वो कर्मवादी हो जाता है। जिसकी कुंडली के अंदर भी गुरु और शनि एक साथ बैठ जाए, तो लाल किताब कहती है वो कहीं पर ही बैठे हैं। आप ये मान के चलो कि वो 11वें घर के अंदर ही बैठे हैं, तो आपको 11वें घर से मिलेंगे। अब कौन होता है जिसके अंदर गुरु और शनि की युति मिल रहा है? डीएनए के अंदर एक हमें पढ़ाया गया था कि जिसका शुक्र और मंगल एक साथ हो, तो वो पुराने जन्म के पति पत्नी होते हैं या जानकार होते हैं। ऐसा ही लॉजिक लाल किताब के अंदर भी है। इसकी कुंडली में भी शनि और गुरु एक साथ हो जाएं, तो पुराने जन्म का तांत्रिक मांत्रिक, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने पुराने जन्म के अंदर कोई पूजा पाठ धर्म करके छोड़कर आया है, कि वहां पर उसने पहले से कर्म के द्वारा भाग्य को बैलेंस बनाने की कोशिश की। क्योंकि तांत्रिक या मांत्रिक के लिए या साधना करने वालों के लिए जो कर्म है वो भी वही है, और जो गुरु यानी भक्ति से रिलेटेड है वो भी वही है। तो बैलेंस बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक या मांत्रिक ही 11th हाउस के अंदर कर पाते हैं। तो इनकेस अगर मुझे किसी भी ग्रह के नसीब को 11वें घर के अंदर शिफ्ट करना है, तो उसको हम, ये हमारी जो पेशानी होती है, पेशानी बोलते हैं माथा, ये देख रहे होंगे। एक है मेरी तिलक लगाने की जगह भवों के बीच में, जो बाकी जो खुला माथा है ये मेरी पेशानी है। जिसकी पेशानी जितनी ज्यादा खुली, तो उसका भाग्य उतना ज्यादा प्रबल होने की उम्मीद रहती है, प्रोवाइडेड
कि उसके जो अंदर ग्रह बैठे हैं उसकी वो सही यूटिलाइजेशन कर पाए। तो इनकेस अगर मुझे किसी ग्रह की एनर्जी को 11th हाउस में शिफ्ट करना हो, तो ये इससे ऊपर यानी जो पूरा माथा है त्रिपुंड जिसको बोलते हैं, यहाँ पर उस ग्रह की वस्तु को यहाँ पर हम लगाना शुरू करें, तिलक लगाना शुरू करें, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 11th हाउस से घूमना शुरू करती है। ये जरा माथे पे जगह एक दफा दोबारा बता देना रवि देखिए जी प्लीज। माथे में तो दो जगह है, एक है तिलक लगाने की जगह जो भौहों के बीच होती है जी। हाँ तो जी, हाँ जी। बाकी जो खुला माथा जो आपका, ये टोटल आपका हाउस नंबर 11 है। ये जो भौहों के बस बीच समझ। की जगह है ये हाउस नंबर 2 है। हाँ, और जो उससे ऊपर का जो इलाका है वो सारा हाउस नंबर 11। तो अगर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ऊंचे करके अगर केसर का टीका लगाएंगे तो वो हमारा गुरु और वहाँ पे उस 5 साबित हो जाएगा 11th में। हाँ जी, इन केस अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो सेकंड हाउस में शिफ्ट होगा, और मैं यहाँ लगा दूंगा ऊपर की तरफ तो 11th हाउस में तो शिफ्ट। 11th सर ये 11th में हो कुछ जाएगा। कुछ लोग ऐसे 3 लाइनें लगाते हैं, वो क्या करते वो हैं? वो त्रिपुंड है कि वो केतु और त्रिपुंड। गुरु को एक साथ बैलेंस करते हैं, क्योंकि गुरु और शनि दोनों का जो मित्र है वो केतु है। जो तीन की धार वो लगाई जाती है वो त्रिपुंड है। तो त्रिपुंड केतु को गुरु और शनि के साथ स्थापित कर दिया जाता है, ताकि ना गुरु अपनी शरारत कर पाए, ना ही शनि अपनी शरारत। ऐसा ही लॉजिक ना और भी है। सूर्य और शनि का झगड़ा, जहाँ सूर्य शनि एक साथ बैठ जाते हैं वहां पर झगड़ा होता ही है, यानी बाप बेटा अगर एक साथ हो गए तो उनकी बनती नहीं है ज्यादातर केसेस के अंदर। तो वहां पर सुलह कराने का काम कौन करता है? वहां सुलह कराने का काम करती है बेटी, यानी बुद्ध, जो भाई को भी पुचकार कर शांत करा लेती है और पिता को भी डांट डपट कर विपक्ष कर चुप करा लेती है। तो इनकेस अगर किसी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि एक साथ है तो उनको बैलेंस करने का काम उससे, यानी जो बुद्ध की एनर्जी है उनके साथ शिफ्ट कर दीजिए, जिस भी घर के अंदर वो है। ठीक है, तो बुद्ध की एनर्जी को वहां पर हम शिफ्ट करेंगे तो सूर्य और शनि का जो झगड़ा होता है वो वहां पर खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर एक लास्ट जो घर बचा हमारे पास, हाउस नंबर 12। हाउस नंबर 12 को लाल किताब के अंदर दो जगह दी गई। पहला हमारा बेडरूम, दूसरा छत। तो जिस भी ग्रह की एनर्जी को हमें 12th हाउस में शिफ्ट करना होता है, उससे रिलेटेड चीज को हम या तो हम छत पे रख देते हैं, क्योंकि आजकल छत अवेलेबल नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केस बेडरूम को चली जाती है। तो शुक्र जो होता है वो 12th हाउस के अंदर उच्च होता है। इसलिए बोला गया है कि जो आपका बेडरूम होना चाहिए वहां पे चादर एकदम साफ होनी चाहिए। ठीक है, इत्र या अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर शुक्र को हम स्थापित करते हैं अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करके, इत्र का इस्तेमाल करके, साफ सफाई बना करके, तो शुक्र जो होता है वो 12th हाउस के अंदर स्थापित हो जाता है, उसको उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते सर जी मेरा एक हैं। क्वेश्चन। जी शिवाली मैडम बताएं। सर अगर हाँ एट सर, हाउस। एक क्वेश्चन है मेरा ये क्वेश्चन है, 12th हाउस हमारा बेडरूम है या छत है? तो सर जैसे दोनों। बहुत सारे लोग बेडरूम में ही स्टडी टेबल रखते हैं, लैपटॉप पे काम वगैरह करते हैं, तो इसका मतलब हमने मरकरी को स्थापित कर लिया 12th हाउस में? ऑलरेडी वहां पर है, इसलिए फोन और लैपटॉप जो थे ना वो ऑलरेडी बेडरूम में पहुंच गए। पहले जो राहु जो है हमारा वॉशरूम भी है, टॉयलेट भी है। पहले अटैच बाथरूम नहीं होते थे, अब कमरों के साथ हमने अटैच बाथरूम लगा दिया। राहु को तो हमने शुक्र के साथ ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। आप चाहे फोन यूज करो ना करो, अटैच अगर आपका टॉयलेट बाथरूम के साथ है और रूम के साथ है तो शुक्र और राहु तो आपको मिला ही हुआ है। जी, और मरकरी के लिए जैसे स्टडी टेबल और बुक्स वगैरह है, तो मरकरी जुपिटर भी आ गया फिर? तो एनर्जी तो सारी ही सारी है। अब प्रोमिनेंटली कौन सी जा रही है और कौन सी दिशा के अंदर जाकर कौन एक्टिव हो रहा है, ये थोड़ा सा। जी फिर पंकज जी शायद शिवांगी जी, आप कुछ जैसे कर रहे सर थे। ने बोला ना हाँ जी, हाँ दिशा, जी। वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि हर एक घर में सब कुछ है आज की डेट में। हर एक रूम में सब कुछ है, टीवी भी चल रहा है, स्टडी टेबल भी है, बुक्स भी रखी हैं, और बहुत से लोगों के अपने बार भी बने हुए हैं, तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करे हुए हैं। तो वो अब उस टाइम पे आपकी जो दशा चल रही है ना, वो उसको एग्रीवेट करती है, ये जो मैंने सुना है। अब ये तो मैं बहुत सारी चीजें अब सर से ही सीखूंगा, कि यहाँ लाल किताब में बिल्कुल डिफरेंट ही हो जाता है थोड़ा सा। चलिए सर, नेक्स्ट सर।
रवि जी, मेरे को ये पूछना था, अगर सूर्य बुध 8th हाउस में है तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसका? सर एक में पर्टिकुलर ग्रह और एक पोजीशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नहीं, जैसे सूर्य और ठीक। बुध तो दोनों मतलब बाप बेटा है ना, और वो 8th हाउस में है, तो अब जैसे आपने उल्टा बोला था ना नीचे। कि अगर एंटी हो जाए तो फिर वो ज्यादा दुखी करेंगे, लेकिन भाई सूर्य मैंने और सूर्य और शनि के लिए बोला सर, मैंने सूर्य बुध के लिए नहीं बोला। नहीं नहीं, हाँ, सूर्य बुध के लिए नहीं बोला, लेकिन वैसे सूर्य बुध को भी कंसिडर वही करते हैं ना, बाप बेटा ही कंसिडर करते हैं। लाल किताब में थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है अच्छा। सर, लेकिन मैं आपको नहीं क्वेरी नहीं, जरूर देता हूँ। हाँ बेटा तो नहीं बुध है। बुध की जो पोजीशन है वो 8वें घर के अंदर अच्छी नहीं है। लेकिन ओके। एक कंसेप्ट इसमें बताया गया है कि सूर्य जो जो बुध होगा वो सूर्य के साथ चुप होगा। ठीक है। अच्छा। मतलब उसकी शरारत जो होगी वो नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए 8th हाउस के अंदर तक, जब तक कि आप उसको ठोस हालात के अंदर एक्टिव नहीं कर देंगे। वैसे इसके अंदर एक उपाय बताया जाता है, जिनका भी 8th हाउस का बुध होगा, उनको या तो अंडर गारमेंट्स जो होने चाहिए कमर के नीचे वो काले रंग के डालने चाहिए, या फिर रंग के ऊपर एक काला टीका सोने का लगाना चाहिए, ताकि बुध जो होगा वो नेगेटिव हो सके। किसके ऊपर काला सुरमा लगाना चाहिए, क्या बोल रहे हो सर आप? बैक के ऊपर, अंडरवेयर के अंदर बैक के ऊपर काला अच्छा सोने का अच्छा। टीका लगाना चाहिए। अच्छा, या ब्लैक अंडरवेयर मतलब अंडर गारमेंट्स पहनने चाहिए? जी जी। उसके पीछे क्या लॉजिक है सर, ब्लैक का सैटर्न मतलब? सैटर्न का। शनि शनि जी साथ अच्छा में ना, सूर्य बुध के साथ शनि होते तो आप ये तीनों। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर वो ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। जी। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी, या किसी से लेकर कोई क्वेश्चन जी? 1 से 12 हाउसेस के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज पूछ तो लीजिए। ये अरे ज्यादातर हम इसमें चलित लेते हैं। एक नया टॉपिक आज हम शुरू कर सकते हैं, या फिर मतलब मैं तो कर सोच रहा सकते था हैं सर। कर सकते कर हैं। सकते हैं सर। सर मेरा वीडियो बंद हो गया था, 8 9 छूट गया था, तो एक लाइन में बताता हूँ प्लीज। तो 9th के लिए सर 8th वीराना शमशान घाट के लिए बोला था मैंने। हाँ हाँ। और 9th हाउस तो अपने पिता गुरु धर्म स्थान या फिर नाभि, इन घर का चीजों से एक्टिव सेंटर। हम। हाँ, घर का सेंटर मरता है। पिता को तो 10th हाउस बोलते थे सर। गीता को 10th बोला ना। जी, पिता के लिए 10th हाउस बोला। हाँ, तो 9th हाउस एक लाइन बोल में रहा फिर था। रवि जी, एक लाइन में ना फिर सहमत भी बता दो, मेरा भी मिस कर गया था। सहमत ना, खेती वाली जमीन या पार्क में जहाँ जहाँ पे घास लगी। घास उगी होती है। ठीक है, खेती वाली जमीन या पार्क जहाँ पे घास है। चलिए, मैं टॉपिक का तो मुझे लगता सर नहीं 9th शायद क्लियर समय है, नहीं लेकिन हुआ। डिस्कशन एक मैं करना चाहूंगा, 4th हाउस से सर रिलेटेड 9th एक भी दो पिता प्लानिट ही लेकर। है। जी। सर 9th भी पिता को ही देना है वस्तु। 9th दादा, नहीं नहीं, गुरु, गुरु। गुरु दादा, या गुरु फिर दादा नाभि। या अपने किसी धर्म स्थान पे दे सकते हैं, बड़ा कोई ऐसा स्थान जहाँ आपके पूर्वजों की आस्था रही हो, जहाँ जहाँ नजर आ रहा हो। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, अपने अपने पिछली क्लास या उससे पिछली क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम पक्के घर। पक्के घर में मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं ट्रिपल लेयर्ड होती है। ट्रिपल लेयर्ड यानी सबसे पहले हम राशि देखेंगे, पक्का घर कौन सा है, और उसके अंदर ग्रह कौन सा बैठा है, उन सबको देखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं। एक टॉपिक जो मैंने बीएनएन में राजीव सर से सीखा था, वो था बुध चार। बुध चार में उन्होंने बताया कि मंदा होता है। शायद सभी यहाँ बीएनएन पढ़ने वाले हैं और उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। कोई मेरी बात को बताना, मतलब सही बात कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, बुध चार में मंदा बताया गया बुध ये? 4 अच्छा बताया। चौथे हाउस में है, चौथी राशि में। कुछ भी मान लो, आप राशि के अकॉर्डिंग बता दो कि आप राशि मानते हैं। उन्होंने बोला था जो बुध वक्री होता है ना वो खराब होता है। नहीं, और वैसे नहीं नहीं, मैं उन्होंने बुध बताता हूँ। 4 खराब बताया था सर। यस सर। देखिए बुध वो चार ना। हाँ सर, बोलिए। बरिंदर सर आप बताएं मुझे। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, वो ठीक है। लेकिन असल में ना बीएनएन में उन्होंने ना रजीव सर की हर क्लास में ना डिफरेंट डिफरेंट रहता है। हमारे को भी बुध खराब नहीं बताया गया, हमारे को मंगल खराब बताया गया था 4th में। अच्छा, तो चलिए कोई मंगल दिक्कत खराब होने का रीजन है कि भाई अगर 4 घर में हैं, अगर राशि को देख लेंगे तो वो अस्त हो जाते हैं, मतलब डिवलेटेड हो जाते हैं। और अगर मैं नहीं। मरकरी की कहानी सुनूं
कैसे वो पैदा हुए और कैसे सब कुछ वो हुआ, तो वो उसको रिलेट करके वो शायद उन्होंने चौथे घर के लिए बोला हो कि वो खराब होंगे। लेकिन एक्चुअली में वो वैदिक में वो फिर सारा गेम नक्षत्र और डिग्री का चला जाता है, तो वहां उसी तरह से कर लेते हैं अब लाल चलिए किताब के कोई नहीं। अकॉर्डिंगली सर। अनिल लाल सर किताब आप भी हम बोलिए। सर जी आप जी बताएं। चंद्र सर, आपका सर। बुध बुध चार, जब हमने कल इसके बारे में दोस्ती दुश्मनी का चार्ट किया था, तो हमने बोला था कि चंद्रमा बुध से दुश्मनी करता है, लेकिन बुध चंद्रमा से दुश्मनी नहीं करता। पानी और शीशे से लेकर मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था। रिकॉर्डिंग आएगी तो उसको आप थोड़ा सा और बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। मैडम सुमन शर्मा जी, आपके यहाँ से थोड़ा सा शोर आ रहा है। सॉरी सर। सर चंद्रमा दुश्मनी नहीं करता, बुद्ध तो उनको दुश्मन मानता ही है ना चंद्रमा को। लाल किताब का कंसेप्ट है सर, इसके बारे में जब हम सेकंड क्लास की आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, फिर इसके बारे में बात कर सकते हैं सर। जी सर, लाल मेरा किताब में छूट तो गया था सर। मैं तभी सर इसलिए मैंने आपको मैं बोला। चालू करता था ना तो बार बार बंद हो जाता था सर। तो प्लीज जो नहीं दो मैंने तीन क्लास हुआ है वो रिकॉर्डिंग प्लीज डाल दीजिए सर। बिल्कुल जी, मेरा बेस छूट गया है। बिल्कुल। आपका मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था सर, जो आपने लिया था बेसिक एक मतलब बोले थे कि इंट्रोडक्टरी है। अब नया क्लास हम फर्स्ट से आगे चालू करेंगे, तो वही हुआ था सर। मैं डाल जी सर। बुध चार, बुध चार जो लाल किताब में बोला गया है इंडिविजुअल, वो बोला गया है राजयोग कारक। किसके लिए? पैसे से लेकर। लेकिन अभी तो हमने बोला, या अभी तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि बुध और चंद्रमा की आपस में बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से दुश्मनी का भाव रखता है। कैसे? बुध चार योग कारक, वो भी राजयोग कारक हो सकता है। देखिए लाल किताब के अंदर प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। लाल किताब के अंदर सबसे पहले चेक करेंगे राशि किसकी है, चंद्र की। दूसरा, यहाँ उच्च का कौन है, बृहस्पति। तीसरा, बैठा कौन है, बुध। अगर मुझे बुध चार की प्रिडिक्शन करनी हो, लाल किताब के अंदर कोई भी ग्रह कहीं पर भी मंदा और नेक दोनों बोले गए हैं। अब बुध चार को मैं चेक कैसे करूंगा? किसी भी कुंडली देखकर बोल दूं राजयोग कार्यकर हो सकता है विकारी हो, ठीक है, उसके पास हालात ही ना हो, रोटी के पैसे ना मिल रहे हो, किन बेसिस पर मैं बोलूंगा कि उसके लिए राजयोग कारक है या उसके लिए मंदा है? दो चीज को चेक करूंगा। तो उसके नीचे कौन से ग्रह हैं? एक उसका मैंने बोला बृहस्पति, दूसरा बोला चंद्रमा। कुंडली के अंदर चेक करने की कोशिश करूंगा क्या उसका चंद्रमा कैसा है और उसका बृहस्पति कैसा है, ठीक है। अगर बृहस्पति उसका नेक है, उसको अच्छे फल दे रहा है, और चंद्रमा भी उस वक्त उसको अच्छे और नेक फल दे रहा है, तब जाकर मैं बुध चार को राजयोग कारक बोलूंगा। अब हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, कहीं ना कहीं बृहस्पति तो मेरा खराब हो ही जाता है। बृहस्पति को जो 5 पक्के घर दिए गए हैं, 5 पक्के घर में कहीं ना कहीं तो दुश्मन बैठ ही जाएगा, कहीं से मुझे बृहस्पति कायम तो मिलेगा नहीं। अब क्या बृहस्पति के कारण मुझे राजयोग नहीं मिल पाएगा, या मुझे जो योग कारक ग्रह तो मेरा खराब हो जाएगा? तो उसको ठीक करने के लिए लाल किताब में क्या दिया गया? चंद्रमा कारक है मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी ताई का, ठीक है, या फिर ऐसी बुजुर्ग औरतें जिनके बाल सफेद हो गए हैं। और बृहस्पति कारक बोला गया है इज्जत का, इज्जत मान प्रतिष्ठा। तो मैं अगर बूढ़ी औरतों की, अपनी माँ की, अपनी ताई की और विधवा औरतों के पैर हाथ लगा कर उनकी इज्जत मान शुरू कर दूंगा, तो मेरा उस घर के अंदर बैठा चंद्रमा कैसा भी बैठा था उभरना शुरू हुआ, बृहस्पति कैसा भी बैठा था उभरना शुरू हुआ, और मेरे को बृहस्पति जो बुध चाहते हैं उसके अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कैसे एडवर्स उसके अंदर भी, अफेक्ट के अंदर भी, या किसी भी ग्रह के अच्छे फल को कैसे ले सकता हूँ? लाल किताब के अंदर किसी भी ग्रह के उपाय से ज्यादा हमें सावधानियां दी गई हैं। क्या सावधानी की जाए? अब जैसे ही बृहस्पति चार आ जाए, उसमें कहा जाता है कि अपनी छाती किसी को ना दिखानी। तो उसका अर्थ क्या है? बृहस्पति चार में छाती किसी को नहीं दिखानी, छाती में ऐसा क्या पड़ा है जो दिखकर कुछ हो जाएगा? छाती से मेरा मतलब है कि जब मैं अपना ऊपरी जो उद्वार है, ये अपनी लज्जा निवारण कब करूंगा? जब मैं किसी गलत काम के कारण किसी औरत के पास जाऊंगा,
या कोई औरत किसी मर्द के पास जाएगी, तो मैं क्या था, आपको कैरेक्टर मेंटेन करना है, आपको चरित्र अपना बचा कर रखना है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सावधानियां हर किसी केस के अंदर हमें लाल किताब में दी गई हैं। उपाय कम काम करते हैं, सिर्फ एक मेरे मन की शांति है उपाय की, मैंने उपाय कर लिया है और मेरा किसी दवाई के प्रति एक विश्वास बन जाए ना, मैंने डिस्प्रिन खा लिया और मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो डिस्प्रिन असर करे ना करे, मेरा जो मन की शांति है ना वो आने मिलनी शुरू हो जाती है, उसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो उपाय है वो सिर्फ मन की शांति है, उससे रिलेटेड जो आपको सावधानियां, जो परहेज आपको बताए गए हैं, अगर आप उन्हीं को कर लें तो आपका ग्रह जो है कभी खराब होता ही नहीं। आप जितना मर्जी उपाय करते चलाएं, मंगल बद के, मंगल 8वें घर के, चौथे घर के मंगली है, अगर आपकी भाई से नहीं चलती है ना, तो आप जितने मर्जी उपाय करते रहें। परहेज क्या है, आप अपने भाई चाचा से बनाकर रखें। अगर आप अपने भाई और चाचा से बनाकर रखते हैं तो मंगल के आपको जो मंदे असर थे वो आपको मिल ही नहीं सकते। मंगल को बोला गया है बाजुएं। ठीक है, तो एक इसका उपाय दिया जाता है कि जो आपको बनियान डालनी है, वो बाजू वाली, जो पुराने जमाने में वो डाले करते थे बड़े बुजुर्ग, बाजू वाली। यानी अगर मैं अपनी बाजू, मंगल मेरे भाई हैं, मेरी बाजू में, अगर मैं अपने बाजुओं का सम्मान करूंगा, उनको ढक कर रखूंगा, उनको चंद्र की सहायता दूंगा, उनसे दुलार करूंगा, तो मेरा मंगल कभी खराब नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हम भागते हैं कि हमें उपाय मिल जाए, उपाय बनाना आ जाए, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ लाल किताब की सावधानियां भी सीख जाए ना, तो हमें उपायों की कभी जरूरत ना पड़े। आज हो सकता है लेक्चर थोड़ा ज्यादा ही कड़ा हो गया। नहीं नहीं सर, अच्छा लग रहा है। सर गंगा जी में निकाल के नहा लेते हैं। सर ये अर्पण गुप्ता बेसिक जी, चीजें तो जाननी क्वेश्चन ज्यादा पूछ जरूरी लीजिए आप है। अपना। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, अब मैं अगला टॉपिक कुछ नहीं ले रहा। वैसे आज मैं टॉपिक लाया था पढ़ाने के लिए, कुर्बानी के बकरे। हाँ। कोई नहीं, आज का ये नेक्स्ट क्लास में टॉपिक हम करेंगे। कर आज लेंगे। बकरे कुर्बान सर नहीं जिसका होंगे। गुरु जिसका गुरु सर चौथे पूछूं क्या? पन्ने में बनियान पहन के अर्पण जी, आएगा। हाँ, थैंक अर्पण यू सर। गुप्ता जी क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। सर अभी आपने जो बताया उसमें बनियान का भी कलर है क्या स्पेसिफिक कुछ, जैसे तो मंगल की वैसे तो एनर्जी? नॉर्मली वाइट बताया गया है, क्योंकि जो चौथा घर है ना वो मेरी छाती है, छाती पे जी। चंद्र स्थापित करने के लिए बोला गया। इस जो बनियान होती है ना वो सूती कपड़े की होती है, हाँ जी, हाँ सूट, जी। और जो व्हाइट कलर, दोनों चंद्र से हमने छाती को ढका, तो हमने फोर्थ हाउस के अंदर चंद्र को स्थापित किया। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर।